तो दुनिया में कई ऐसे शासक हुए जिन्होंने न सिर्फ भारत पर आक्रमण किया बल्कि उसे लूटा और उस पर शासन भी किया। इनमें से कुछ शासकों ने शांति बनाए रखते हुए हुकूमत की, बल्कि कुछ शासकों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। आज हम आपको ऐसे ही एक क्रूर शासक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे शासक नहीं बल्कि शांति और इंसानियत का दुश्मन कहा जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 14वीं शताब्दी के आक्रमणकारी तैमूर लंग के बारे में। भारत के इतिहास के पन्नों में चंगेज खां के बाद जिस क्रूर आक्रमणकारी की चर्चा होती है, उसका नाम तैमूर लंग है। तैमूर लंग ने दिल्ली में ऐसा कत्लेआम मचाया कि अगले 100 सालों तक दिल्ली उससे उबर नहीं पाई। ऐसे क्रूर आक्रमणकारी के बारे में सुनकर आपके मन में कई सवाल उभर रहे होंगे, जैसे तैमूर लंग ने भारत पर कब और क्यों आक्रमण किया, आक्रमण के समय भारत की स्थिति कैसी थी और आक्रमण के कारण भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन इन सब सवालों के जवाब ढूंढने से पहले बात करते हैं तैमूर लंग कौन थे और कहां से आए थे। इंट्रोडक्शन टू तैमूर लंग। तैमूर लंग 14वीं शताब्दी का वो शासक था जिसने न सिर्फ पश्चिम एशिया पर अपना कब्जा किया बल्कि मध्य एशिया से होते हुए भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तैमूर का जन्म 1336 में शहर सब्ज यानी आज के उज़्बेकिस्तान में हुआ था। बरलस तुर्क खानदान में पैदा हुए तैमूर के पिता तुर्गाई बरलस तुर्कों के नेता थे। उसके पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया था, इसलिए तैमूर भी इस्लाम को कट्टर तरीके से मानता था। तैमूर लंग का नाम उसके लंगड़े होने की वजह से पड़ा था। दरअसल बचपन में किसी कारणवश वो एक पैर से लंगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से लोग उसे तैमूर लंग कहने लगे थे, जो बाद में बिगड़ते बिगड़ते तैमूर लंग बन गया। बता दें कि तैमूर का अरबी में अर्थ लोहा होता है और लोहा ताकत का प्रतीक है। वहीं लंग का फारसी अर्थ लंगड़ा होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तैमूर का ही वंशज था। तैमूर भले ही एक पैर से लंगड़ा रहा हो, लेकिन वो बहुत ही प्रतिभावान और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो मंगोल विजेता चंगेज खान की तरह ही दुनिया को अपनी शक्ति से रौंद डालना चाहता था और सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिए तैमूर ने साल 1369 में समरकंद के मंगोल शासक के मर जाने पर उसकी गद्दी पर कब्जा कर लिया और इसके बाद उसने पूरी शक्ति के साथ विजय पताका लहराने का कार्य प्रारंभ कर दिया। बता दें कि तैमूर लंग ने चंगेज खान के नीति नियमों के जैसे ही अपनी सैनिक व्यवस्था कायम की और चंगेज खान की तरह ही उसने क्रूरता और निष्ठुरता के साथ कई देशों पर आक्रमण कर उन्हें तहस नहस किया। 1380 और 1387 के बीच उसने खुरासान, सीस्तान, अफगानिस्तान, फारस, अजरबैजान और कुर्दिस्तान आदि पर आक्रमण कर उन्हें अधीन किया। 1393 में उसने बागदाद से लेकर मेसोपोटामिया तक अपने साम्राज्य को स्थापित किया। इन विजयों से उसे काफी बल मिला। भारत, जो पहले से ही अपनी समृद्धि और वैभव के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय था और हमेशा से आक्रमणकारियों के निशाने पर रहा, उसकी तरफ तैमूर लंग का ध्यान जाना स्वाभाविक था। तैमूर लंग ने भी भारत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए यहां की दौलत लूटने के लिए उसने आक्रमण की योजना बनाई और दिल्ली की तरफ कूच किया। तैमूर लंग इन्वेजन ऑफ इंडिया। दिल्ली पर कूच करने के लिए तैमूर लंग ने 90,000 सैनिकों को समरकंद में जमा किया। जब ये सैनिक समरकंद में जमा हुए तो पूरे शहर में एक धूल का गुबार फैल गया। दिल्ली समरकंद के दक्षिण पूर्व में करीब 1000 मील दूर था। दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता शायद दुनिया का सबसे कठिन रास्ता था, जो हिंदू कुश की पहाड़ियों के ऊपर से होकर जाता था, जिसके आसपास वो लोग रहते थे जिनको सिकंदर महान भी झुका नहीं पाया था। बीच में अनेक बड़ी नदियां और छोटे नाले थे। पथरीले रास्ते और रेगिस्तान से भरा हुआ रास्ता दिल्ली तक पहुंचना और कठिन बना देता था। यदि इनसे पार पा भी लिया जाए तो तैमूर की सेना का सामना उन भीमकाय हाथियों से होना था, जिन्हें तैमूर और उसकी सेना ने पहले कभी देखा तक नहीं था। उसके बारे में उसने कहानियां जरूर सुन रखी थीं कि वो दुनिया के किसी भी जानवर से कितने अधिक ताकतवर हैं, लेकिन तैमूर ने आक्रमण का मन बना लिया था और इन सब कठिनाइयों से मुकाबला करने को वो तैयार था। तैमूर अप्रैल 1398 में समरकंद से भारत आक्रमण के लिए रवाना हुआ। नौकाओं का एक पुल बनाकर 21 सितंबर 1398 को उसने सिंध, झेलम और रावी नदी को पार किया। 13 अक्टूबर को वो मुल्तान से 70 मील उत्तर पूर्व में स्थित तुलुम्बा नगर पहुंचा
उसने इस नगर को लूटा और वहां के बहुत से निवासियों को कत्ल किया और बहुतों को गुलाम बनाया। फिर मुल्तान और भटनेर पर कब्जा किया। वहां हिंदुओं के अनेक मंदिर नष्ट कर डाले। भटनेर से वो आगे बढ़ा और मार्ग के अनेक स्थानों को लूटता खसोटता और निवासियों को कत्ल और कैद करता हुआ दिसंबर के पहले हफ्ते के अंत में दिल्ली के निकट पहुंच गया। यहां पर उसने 1 लाख हिंदू कैदियों को कत्ल करवाया। पानीपत के पास निर्बल तुगलक सुल्तान महमूद ने 17 दिसंबर को 40,000 पैदल सेना, 10,000 घुड़सवार सैनिक और 120 हाथियों की एक विशाल सेना लेकर तैमूर का मुकाबला किया, लेकिन बुरी तरह पराजित हुआ। तैमूर को भले ही हाथियों की शक्ति का अंदाजा नहीं था, लेकिन तैमूर एक शासक होने से पहले एक सेनापति था। उसने बड़ी चालाकी से इस जंग को जीता। जंग से भयभीत होकर तुगलक सुल्तान महमूद गुजरात की तरफ भाग गया और उसका वजीर मल्लू इकबाल खां भी भागकर बारन में जा छिपा। दूसरे दिन तैमूर ने दिल्ली नगर में प्रवेश किया। 5 दिनों तक उसके सैनिकों ने दिल्ली में बुरी तरह से लूटपाट मचाई। इस दौरान उसके सैनिकों ने लोगों का कत्ल किया और कुछ को बंदी बनाया। तैमूर लंग के सैनिकों ने दिल्ली वासियों को पुरानी दिल्ली तक खदेड़ दिया था, जहां उन्होंने एक मस्जिद के अहाते में शरण ली। जस्टिन मरोजी लिखते हैं, इस दौरान तैमूर के 500 सैनिकों और 2 अमीरों ने उस मस्जिद पर हमला किया और वहां शरण लिए हुए सभी लोगों को मार डाला। उन्होंने लोगों के कटे हुए सिरों की एक मीनार सी बना दी और उनके कटे हुए शरीर चील और कौवों के लिए खाने के लिए छोड़ दिए। लगातार 5 दिनों तक यह कत्लेआम चलता रहा। गियाथुद्दीन अली ने अपनी किताब डायरी ऑफ तैमूर्स कैंपेन इन इंडिया में उस समय की घटनाओं पर रोशनी डालते हुए लिखा है कि तैमूर लंग और उसके सैनिक दिल्ली वासियों पर इस तरह टूटे जैसे भूखे भेड़ियों का झुंड भेड़ों के समूह पर टूटता है। तैमूर लंग और उसकी सेना जहां जहां गए, उन्होंने वहां वहां तबाही, बला और मुसीबत फैला दी। नरमुंडों के बड़े बड़े ढेर लगवाने में उन्हें खास मजा आता था। नतीजा ये रहा कि अपनी धन दौलत, जवाहरातों और इत्र के लिए मशहूर दिल्ली जलते हुए नर्क में बदल गई, जिसके कोने कोने में सड़ रही लाशों की बदबू आ रही थी। दोस्तों, मानवता के इतिहास में इस तरह की क्रूरता का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। पीढ़ियों से बटोरी हुई दिल्ली की दौलत तैमूर लूटकर समरकंद ले गया। इसके साथ ही बंदी बनाई गई अनेक औरतों और शिल्पियों को भी तैमूर अपने साथ ले गया। भारत से जो कारीगर वो अपने साथ ले गया, उनसे उसने समरकंद में अनेक इमारतें बनवाई, जिनमें सबसे प्रसिद्ध उसकी स्वनियोजित जामा मस्जिद है। आखिरकार 15 दिन दिल्ली में रुकने के बाद वो स्वदेश यानी समरकंद के लिए रवाना हो गया। इस बीच उसने स्थानीय शहजादों का आत्मसमर्पण और नजराना स्वीकार किया। जाने से पहले तैमूर लंग ने खिज्र खां को आज के पंजाब और ऊपरी सिंध का गवर्नर नियुक्त किया। दिल्ली में जानबूझकर उसने कोई शासक नहीं नियुक्त किया। वहां के शासन के लिए बच गए शहजादों के बीच कई सालों तक संघर्ष होता रहा। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक सोचने वाली बात यह है कि तैमूर लंग ने इतनी आसानी से दिल्ली में एंट्री कैसे कर ली। आइए जानते हैं उस समय दिल्ली की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। बैकग्राउंड ऑफ इन्वेजन। तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली की हालत भी ठीक नहीं थी। दिल्ली का राज्य विघटित एवं अस्त व्यस्त अवस्था में था। साल 1338 में फिरोज शाह तुगलक की मौत के बाद पूरे भारत में राजनैतिक रूप से अस्थिरता फैल गई। पूरा भारत बंगाल, कश्मीर और दक्कन जैसे इलाकों में बढ़ चुका था। बंगाल से लेकर साउथ के सभी राज्यों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। 1388 से 1394 ईस्वी तक 3 सुल्तान सिंहासनों पर आए और गए। सिंहासन की लड़ाई ने राजनैतिक अराजकता को बढ़ावा दिया। नसरत शाह फिरोजाबाद में रहकर दिल्ली पर अधिकार करने की योजनाएं बनाता रहता था। दिल्ली में दुर्बल महमूद तुगलक अपने सरदारों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया था। प्रायः सभी मुस्लिम सूबेदार और हिंदू नायक सुल्तान की प्रभुता की अवहेलना कर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करने में लगे हुए थे। मशहूर इतिहासकार सर जॉर्ज डनबर अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं, फिरोज की मौत के 10 सालों के अंदर एक के बाद एक दिल्ली में 5 बादशाहों, उनके पोतों और उनके छोटे बेटों ने राज किया। दिल्ली की अंदरूनी हालत यह थी कि वो एक तरह से किसी भी बाहरी आक्रांता को हमला करने के लिए न्योता दे रही थी। इसी सिचुएशन का फायदा तैमूर लंग ने उठाया और दिल्ली पर आक्रमण कर वहां एंट्री की और इतनी तबाही मचा पाया। लेकिन जब तैमूर को दिल्ली पर शासन ही नहीं करना था, तो उसने दिल्ली पर आक्रमण क्यों किया?
आइए जानते हैं रीजन फॉर द इन्वेजन। तैमूर के भारत पर आक्रमण करने के पीछे कई कारण थे। उसने भारत पर कभी शासन करने के लिए आक्रमण नहीं किया था। जैसा कि हमने पहले ही बताया, तैमूर के अंदर राज्यों को जीतने का जुनून था। उसके पास मध्य एशिया का पूरा हिस्सा था। इसके साथ ही वो इसलिए भी भारतीय राज्यों का धन लूटना चाहता था क्योंकि उसके खुद के राजकोष में भी खजाना खाली हो चुका था। इसलिए उसने भारत को सिर्फ लूटा और वापस चला गया। इसके लिए कई इतिहासकारों ने उसकी आलोचना भी की। तैमूर इस्लाम धर्म को मानता था। वो एक कट्टर मुसलमान था। वो चाहता था कि भारत में इस्लाम फैले। इसी कारण वो काफिरों पर विजय प्राप्त करना चाहता था। अपनी जीवनी तुज़ूक-ए तैमूरी में वो कुरान की इस आयत से शुरू करता है, ऐ पैगंबर, काफिरों और विश्वास न लाने वालों से युद्ध करो और उन पर सख्ती बरतो। वो आगे भारत पर अपने आक्रमण का कारण बताते हुए लिखता है, हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा ध्येय काफिर हिंदुओं के विरुद्ध धार्मिक युद्ध करना है, ताकि इस्लामिक सेना को भी हिंदुओं की दौलत और मूल्यवान वस्तुएं मिल जाएं। और इसके साथ ही वो खुद मुजाहिद की उपाधि प्राप्त करना चाहता था। ये तो हुआ आक्रमण का कारण, लेकिन भारत और दिल्ली पर इस आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, चलिए बताते हैं। इंपैक्ट ऑफ इन्वेजन। राजनीति के क्षेत्र में तैमूर का आक्रमण अत्यंत प्रभावशाली साबित हुआ। तैमूर का आक्रमण तुगलक वंश पर अंतिम प्रहार था। इसके कारण वो टूट गया। 1412 ईस्वी में एक नए वंश की स्थापना हुई। प्रांतपंथियों ने अनेक स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। ख्वाजा जहां ने जौनपुर में, दिलावर खां ने मालवा में और मुजफ्फर शाह ने गुजरात में स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। दक्षिण में विजयनगर और बहमनी राज्य स्थापित हुए। तैमूर के आक्रमण के कारण सल्तनत में अराजकता एवं अव्यवस्था फैल गई। पंजाब में खोखरों का उत्पात चरम सीमा पर पहुंच गया। छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में ईर्ष्या और कलह की भावना बढ़ी। राजनैतिक दृष्टि से तैमूर के आक्रमण से भारत की राज्य सत्ता कमजोर हो गई। तैमूर के आक्रमण से और पंजाब और समरकंद के झगड़ों का प्रभाव ये पड़ा कि भारत पर विदेशियों के आक्रमण बार बार हुए। तैमूर ने समरकंद से 1000 मील दूर दिल्ली में जो तबाही मचाई, वो उसके बाद खंडहर में बदल गई। भारतीय सुल्तानों की कई पीढ़ियों द्वारा जमा की गई अथाह दौलत कुछ दिनों में ही उनके हाथ से निकल गई। यही नहीं, सल्तनत के अनाज के भंडार और खड़ी हुई फसलें भी बर्बाद हो गईं। दिल्ली पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वहां बच गए लोग भुखमरी से मरने लगे और करीब 2 महीनों तक पक्षियों तक ने दिल्ली का रुख नहीं किया। दिल्ली को उस हालत से उबरने में पूरे 100 सालों का समय लग गया। इसके आक्रमण से भारतीय समाज को नुकसान हुआ। आर्थिक हानि के साथ जनसंख्या पर प्रभाव पड़ा। उसने हिंदुओं का वध भी किया। हत्याओं और लूट के कारण कई घर वीरान हो गए। सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो गई। समाज में असंतोष और भय फैल गया। उसका मूल उद्देश्य भारत में हिंदुओं का संहार करना एवं इस्लाम का विस्तार करना था। उसने अनेक लोगों को दास बनाया। उसने अपने आक्रमण से अनेक मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट किया, जिसके सांस्कृतिक प्रभाव कम नहीं थे। अप्रत्यक्ष रूप से उसके आक्रमण का भारतीय साहित्य पर प्रभाव पड़ा। तैमूर के आक्रमण का एक अन्य प्रभाव यह हुआ कि उसने मुगल विजय का मार्ग खोल दिया। बाबर तैमूर की नस्ल का था और उसने अपनी इसी नस्ल के कारण दिल्ली के सिंहासन पर दावा दिखाया। तैमूर की पंजाब और दिल्ली की विजय में बाबर ने अपनी भारतीय विजय की नैतिक और कानूनी तर्क सिद्धि पाई। इस प्रकार भारत पर तैमूर के आक्रमण का अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ा। जहां तुगलक वंश लगभग मिट गया, तो वहीं उसके बाद 1414 में सैयद वंश का उदय हुआ। हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच एक गहरी खाई पैदा हो गई, क्योंकि तैमूर ने हिंदुओं के साथ अत्यंत बर्बरता दिखाई। तैमूर ने भारत पर इतने गहरे घाव किए जिसके निशान सदियों तक न मिट सके। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था क्रूर आक्रमणकारी तैमूर लंग। तैमूर का पूरा जीवन आक्रमण और अमीर बनने की लालसा में ही बीत गया। तैमूर जहां गया